नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हाईकोर्ट सख्त खिसकता जोशीमठ को लेकर। और खिसकते जोशीमठ को लेकर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव पर सामने आई वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है। ऐसे में यहां पर नए भारी निर्माण न किए जाएं। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाना चाहिए और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार जोशीमठ की जनसंख्या 16,709 थी, जिसका घनत्व 14,054 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जिला प्रशासन की माने तो इस संवेदनशील शहर की अनुमानित आबादी अब 25 से 26 हजार के बीच है और इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव पर सामने आई वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है। ऐसे में यहाँ नए भारी निर्माण न किए जाएं। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाना चाहिए। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार जोशीमठ की जनसंख्या 16,709 थी, जिसका घनत्व 14,054 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जिला प्रशासन के अनुसार इस संवेदनशील शहर की अनुमानित आबादी अब 25 से 26 हजार के बीच है। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आमने सामने आ गए हैं। हुई थी 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सब से जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी पीडीए ने हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी डीपीआर जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। हम निश्चित रूप से ये उत्तराखंड राज्य के लोगों को विश्वास दिला सकती है। राज्य की सरकार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये विश्वास दिला रही है कि जहां पर भी इस तरीके के दिक्कतें और परेशानियां हैं उनका तुरंत निराकरण किया जाएगा, विस्थापन का काम किया जाएगा और जो भी अविलंब से अविलंब जो कार्रवाई होगी उनके विस्थापन के लिए सरकार करने के लिए कृत संकल्प है। जोशीमठ का जो दर्द है, जोशीमठ की जो पीड़ा है, सरकार शुरू से ही उसको नहीं समझ रही। जोशीमठ के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को जो है सुझाव दे रहे थे, सरकार उनको भी नहीं मान रही थी। और जो जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्टें हैं, वाडिया भूगर्भ संस्थान की रिपोर्टें हैं या इससे रिलेटेड जो अन्य रिपोर्टें हैं वो भी अब सार्वजनिक हुई हैं, तो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई हैं। आप देखिए ना, सरकार की तो मंशा ही नहीं थी उनको सार्वजनिक करने की। सरकार जो है सच को छुपाना चाहती थी। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि चट्टानें खिसक रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ में कभी भी देर से बेर बड़ी आपदा दुर्घटना हो सकती है। वहीं इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जोशीमठ में हो रही लगातार भूधसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व एनटीपीसी से ब्लास्टिंग व निर्माण की समस्या को लेकर एनडीएमए को वहां जाने के निर्देश दिए। एनडीएमए उस पर सुनवाई करके अपना सुझाव सरकार को देगी। सरकार उसको कोर्ट में पेश करे। मामले की सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि नियत है।
वहीं एनटीपीसी की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया है कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य व ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी परियोजना जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इनकी परियोजना 1.5 किलोमीटर दूर है, इसलिए उन्हें ब्लास्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस पर कोर्ट ने दोनों से एनडीएमए के पास जाने को कहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी व चिपको आंदोलन के सदस्य पीसी तिवारी ने 2021 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार के पास आपदा से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं और सरकार के पास अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपदा आने से पहले उसकी सूचना दे। कि आज जो सुनवाई थी वो एक इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पे थी जो एनटीपीसी ने फाइल करी थी, और बहुत शॉकिंगली एनटीपीसी ने उस एप्लीकेशन में ब्लास्टिंग की परमिशन मांगी है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन मांगी है। पिछली सुनवाई में मल्टीपल रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने आई थी और एनटीपीसी कहीं ना कहीं कोर्ट को ये भी बोल रही थी कि हमारा नाम नहीं है, मिसलीड कर रही थी। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये सारे जो डिसीजन हैं वो सरकार लेगी, ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक रिकॉल एप्लीकेशन जो सरकार ने पास करी थी उसके पैरा 15 में सरकार ने बोला है कि हमने सारे कंस्ट्रक्शन, भले ही वो प्राइवेट हो या स्टेट कंस्ट्रक्शन हो या रोपवे कंस्ट्रक्शन हो, वो हमने बैन कर दिया है। तो इस सब के बाद कोर्ट को ये उचित लगा कि एनडीएमए जो नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पिटिशनर और एनटीपीसी दोनों को सुने कंस्ट्रक्शन के काम पर। लेकिन इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं, जिसके तहत एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में जोशीमठ में अंधाधुंध निर्माण पर सवाल उठाए। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दिए गए हैं। देखना होगा सरकार इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज उसी मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी भी जुड़े हुए हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। स्निग्धा तिवारी जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। आगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, याचिकाकर्ता पीसी तिवारी साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं स्निग्धा तिवारी जी, उनके साथ में शुरुआत करते हैं। स्निग्धा जी, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जोशीमठ, जिस तरीके से दरारें आई, लोगों के ऊपर तो खतरा ही है बल्कि पूरा उत्तराखंड डरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी आपदा आ सकती है, इतना जो दरारें हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, मुझे लगता है उन सबको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर एनटीपीसी से ये कहा जा रहा है कि हमें अनुमति दी जाए क्योंकि दूरी हमारी 15 किलोमीटर है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, ऐसे में ब्लास्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या किया जाए, क्योंकि जोशीमठ को इस तरीके से हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते दरकते नहीं देख सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। देखिए, जब ये याचिका दायर हुई थी तब 7 फरवरी 2021 का एक बहुत बड़ी हादसा हुआ था जिसमें 2004 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की गई जोशीमठ इलाके में, जिसमें वहाँ के सभी लोग उस फैक्ट फाइंडिंग में शामिल थे जो काफ़ी एक्टिव थे। और ये देखा गया कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, ये मैं इस याचिका में मैं पहली इंसान नहीं हूँ जो कर रही है। इस कोर्ट में भी पहले एक याचिका आई, और जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी तो 2013 में जब रवि चोपड़ा कमेटी बनी थी, इवन देन सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके। जब ये घटना घटित हुई तो हमें समझ में आया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है नहीं, रिहैबिलिटेशन स्कीम मतलब इतनी प्रॉम्प्ट नहीं दिख रही थी, या लोगों को निकालने की उस टाइम पे इतनी बुरी हालत थी कि डेड बॉडीज निकल रही थी, सब हो रहा था। और उसी टाइम से उस डिजास्टर का इम्पैक्ट ऐसा था कि जब मैं भी यात्रा में थी, जो पीसी तिवारी जी हैं जो याचिका करते हैं हमारे पिटीशन की, वो भी यात्रा थे, हमें न्यूज आने लग गई थी रेनी गांव से कि हमारे वहाँ दरारें पड़ गई हैं। दरारें केवल जोशीमठ में नहीं है, इसलिए जब हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करी जनवरी में, हमने वो तब फाइल करी जब रैपिड सब्सिडेंस होने लगा, मतलब जब बहुत तेज सब्सिडेंस होने लगा, सब जगह प्रचार होने लगा। लेकिन जो दरारें हैं वो तपोवन में भी हैं, वो रेनी में भी हैं, वो जोशीमठ के आसपास सभी जगह पे है। अब एनटीपीसी का ये कहना है कि हम 15 किलोमीटर दूर हैं जोशीमठ शहर से, लेकिन ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। जो उनका एफिडेविट है, जो उन्होंने कोर्ट के सामने एफिडेविट डाला है, उसमें वो 15 किलोमीटर दूर है की बात नहीं करते।
उसमें वो काफी बोलते हैं कि ये 15 किलोमीटर दूर नहीं है, उसमें 1.2 किलोमीटर भी दिखा रहे हैं। जो ये जीएसआई की रिपोर्ट है, इवन जीएसआई की रिपोर्ट में ये जो मैप बना है वो उसमें ये दिखा रहे हैं कि जोशीमठ शहर ऊपर है और नीचे से इन लोगों की टनल जाने की तैयारी है। अब 15 किलोमीटर दूर क्या है? 15 किलोमीटर दूर इनका रिजर्वायर हो सकता है जो तपोवन के पास है, जहाँ जो आपदाग्रस्त हुआ था 7 फरवरी की आपदा में। लेकिन उसके बाद जब एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पार्ट, क्या उसकी टनल नहीं है? मेरा सवाल एनटीपीसी से ये था और मैं अभी भी ये बोल रही हूँ कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पास उसकी टनल भी होगी। तो रिजर्वायर अगर आपका ऊपर तपोवन में है, फिर आप डाउनस्ट्रीम नदी में जब आ रहे हैं और आप अपना टनल पहाड़ के नीचे से ले जा रहे हैं, अब उस टनल की एग्जैक्ट पोजिशनिंग के लिए क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ने क्या बोला, क्या कोई स्टडी हुई पर्टिकुलरली एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को लेके या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके? हमारे पास 8 इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट है, हमारे पास एनडीएमए की पूरी एक एनालिसिस रिपोर्ट है, लेकिन कहाँ वो डैम्स की बात करती है? आपका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने साइंटिस्ट को दिया उसमें आपने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। आपने उनका मैंडेट इतना लिमिटेड रखा कि वो उस मैंडेट के बाहर काम ही नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली है उनका क्लेम जो है। हमने जोशीमठ को एनटीपीसी जो कहती है हमने कभी नुकसान नहीं किया, ये बहुत गलत है। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करी है एफिडेविट के थ्रू। साइंस की रिपोर्ट्स हैं, जियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली लिखे हैं। और इवन जो जियोलॉजी की रिपोर्ट है जो भी मैंने रिसेंटली फाइल करी है, जो 2003 का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट वहां पे लिखते हैं, वहां पे तो वो बोल रहे हैं कि ऑन पोजिशनिंग ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि पोजिशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सेंसिटिव हिमालयन इकोलॉजी में है। लेकिन जब हमारी वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आती है उसमें आप कुछ नहीं कहते, उसमें आप उसको टच अपॉन ही नहीं करते। तो देखिए बहुत मुद्दे हैं, जैसे जैसे आपकी डिबेट आगे बढ़ेगी मैं कुछ और चीजें शेयर कर पाऊंगी कोर्ट की बहस से या एफिडेविट से, तो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। अब रविंद्र जी के पास जाएंगे। रविंद्र जी, हाईकोर्ट में सुनवाई, लेकिन एनडीएमए को आदेश दिया गया है। अब सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभी देखिए बड़ी अहम बात है कहीं कि सिर्फ जोशीमठ नहीं दरक रहा है, बल्कि आसपास के जो बाकी के भी क्षेत्र हैं उनमें भी दरारें देखने को मिली हैं, तपोवन में भी। ऐसे में ब्लास्ट की परमिशन भला कैसे मिल सकती है जब नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किए जाने की बात एक तरफ हो रही है, दूसरी ओर ब्लास्ट। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब पहले ही जितनी आबादी होनी चाहिए उससे ज्यादा आबादी वहां पर बस चुकी है। अब इन लोगों को कहां भेजा जाएगा अगर कहीं पर कुछ भी होता है? इसके लिए कितनी तैयार है सरकार? देखिए गरिमा जी, स्निग्धा तिवारी जी एक याचिका करता है इसको लेके, और युवा अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पद को रखा जिस प्रकार से। लेकिन मेरे पास भी कुछ अखबार के माध्यम से, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है अभी खुद वहां के जिलाधिकारी ने कहा है कि इसको विस्तृत रूप से जांच कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास उसकी पूरी कोई ऐसी रिपोर्ट की कोई ऐसी कॉपी नहीं है। लेकिन अखबार के माध्यम से जो भी पढ़ा है, अब जीएसआई ने एक टनल संबंधी एक सीधा संबंध बताया था कि उसने ये कहा है कि टनल की जो बोरिंग हो रही है वो मशीन की खुदाई से हो रही है मशीनों द्वारा, जिसमें विस्फोट का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन एनटीपीसी तो खुद अनुमति मांग रहा है, बात हम ये नहीं कह रहे हैं, वो तो अनुमति मांग रहा है कि हमें इसकी अनुमति दी जाए। देखिए मेरे को कोर्ट के पक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि एक पक्ष आप सुन रहे हैं, स्निग्धा जी बोल रही है, अगर इसी के अपोजिट दूसरा पक्ष अगर अधिवक्ता पक्ष होता जो बताता कि कोर्ट में जो इन्होंने कहा है क्या वह स्निग्धा जी अधिवक्ता ही है हाईकोर्ट की ओर से। रविंद्र जी स्निग्धा जी अधिवक्ता है। पीसी तिवारी साहब आगे जुड़ेंगे हमारे साथ में जो कि याचिका करता है। नहीं बिल्कुल, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है टेक्निकली कोर्ट की लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर दूसरा पक्ष होता या हमें पता लगता कि वाकई में जो इन्होंने कहा है वो यही कहा है, क्योंकि इनकी सुनी हुई बात को मैं जो ये कहा है मैं सिर्फ सुन ही सकता हूं, उस पर यकीन करना या ना करना ये मेरे उस पर नहीं है, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज को देख ना लूं, जैसे अब अखबार की रिपोर्ट आई है या जीएसआई की रिपोर्टें आई हैं कि दरारें जो नई रूप से 42 बनी है 2023 में, या कुछ ऐसी दरारें हैं जो बहुत पुरानी है, उनकी डिग्री भी दी है कि कितने एंगल पे रहने से कितना स्लाइडिंग पे अगर आप मकान बना हुआ है या कोई ऐसा आवासीय है तो वो ज्यादा खतरनाक है।
तो कुल मिला के जो रिपोर्ट जीएसआई की आई है उसमें सीधे रूप से मुझे नहीं लगता कि जो लंबे समय से टनल को लेके या एनटीपीसी के उसको लेके जो तरह तरह की बातें होती थी कि 7-8 तरीके की जो भू विज्ञान से संबंधित है या स्लाइडिंग वाले इलाके को जो मॉनिटरिंग करते हैं उनमें किसी की रिपोर्ट में भी सीधे रूप से इसको संबंध नहीं किया गया। अब आगे विस्तृत रिपोर्ट जैसे जैसे सार्वजनिक होगी या पता लगेगी या पब्लिक डोमेन में आएगी तो पता लगेगा कि आखिर रिपोर्टों में सबकी अलग अलग रिपोर्टों में क्या है। फिलहाल रूप से जो कहा गया है कि ये रहने लायक नहीं है, इसमें आबादी ना बढ़े, जो ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा एक और चीज इन्होंने दी है कि अभी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन सर इंतजार लेकिन किस बात का होना चाहिए? बहुत ज्यादा खतरा जो दरारें हैं जो इन लोगों के घरों में है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। खतरा या बहुत ज्यादा खतरा मुझे लगता है तस्वीरों के देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो रविंद्र जी यहाँ पर ये कहना ठीक नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल है। देखिए लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, उनके घर मकान जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें वो वाकई में चिंताजनक बात है। और बात सिर्फ घर मकान तक नहीं है, खतरा सिर्फ किसी एक मकान या 2 मकान को होता तो हम उस चीज को अलग कर सकते थे। पूरे जोशीमठ को खतरा है, पूरे प्रदेश के आपके एक हिस्से को खतरा है, तो उस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। खैर ठीक है, आते हैं रविंद्र जी, आते हैं। पीसी तिवारी साहब अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, याचिका करता है। तिवारी जी बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती थी। अभी आपने सुना अधिवक्ता जी हमारे साथ में है स्निग्धा तिवारी, जो उनको हमने सुना, उन्होंने यही कहा कि देखिए खतरा बहुत बड़ा है और इस तरीके का कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन तो कम से कम आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा नुकसान जो है पहुंचा सकता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जोशीमठ दरक रहा है, आपको इसका जिम्मेदार कौन लग रहा है? पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आपने हमें जोड़ा और इस सवाल को एक व्यापक सवाल बनाने में मदद कर रहे हैं जी। जहां पर हमारा सवाल है, हम अपने छात्र जीवन से ही रैणी उस पूरे इलाके में घूमते रहे हैं, जोशीमठ प्लांटेशन करते रहे हैं, चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं और पूरे पहाड़ों की लंबी पद यात्राओं में हमने उत्तराखंड को देखा है और विकास की जगह विनाश देख रहे हैं। जब ये 7 फरवरी की घटना हुई थी तब हम लोग बहुत चिंतित थे। तत्काल हम लोग उस मौके पर गए थे और हमने वो टनल में उनके 204 लोग जिनके वो क्लेम करें 204 लोग हैं, वहां से रैणी हम लोग गए, तमाम लोगों से बातचीत की, सरकार की संवेदनहीनता देखी। प्रशासन तो उस वक्त ये बोल रहा था लोगों से जो इनके विचारों के लोग ग्रुप देते, आप बताइए हम कहाँ पर खोदें कि आपके लोग मिल जाएं। ये वहां पर स्थिति थी। तो हमारा कहना है कि सोचा तो बहुत अच्छा गया, बड़ी अच्छे सपने दिखाए गए, ऊर्जा प्रदेश के दिखाए गए, विकास के दिखाए गए, लेकिन हुआ विनाश क्यों? अगर ये सब कुछ सही था उनकी बातें, तो इतना विनाश क्यों हो रहा है? क्यों हुआ ये विनाश? हिमालय जो इतना संवेदनशील रचना है, उस संवेदनशील रचना के लोगों के सामने इतनी बड़ी विभत्स घटनाएं क्यों आ रही हैं? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था या हमने नहीं कहा था। हम लोग तो शुरू से ये कह रहे थे, यहाँ की जनता, यहाँ के वो तमाम साथी लोग कह रहे थे कि विकास का आपका मॉडल गलत है। अब हिमालय को समझे बिना अपनी लूट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी कंपनियों के फायदे के लिए, अपने ठेकेदारों के लिए, अपनी राजनीति के लिए उत्तराखंड जैसे हमारे राज्य की बर्बाद कर रहे हैं। उनके इतने बड़े आश्वासन और इतनी अच्छी बातों के बाद अगर ये परिस्थिति आई है तो उनको बताना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ और उसके लिए वो क्या सजा भुगतने को तैयार हैं। और जब जो आज की स्थिति हमारे सामने है, आज हम फिर हम कागजों पर बात करेंगे, तो आज के बाद भी कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? और कम से कम अब तो ये तय हो जाना चाहिए कि जो भी संस्था, जो भी वैज्ञानिक, जो भी प्रशासन, जो भी सरकार इस मामले पर अपनी बात कह रही है कि इसको खोलो, तो उसकी जिम्मेदारी ले, और अगर कोई गड़बड़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हो, उसकी आपराधिक जिम्मेदारी हो। हम जैसे जो लोग हैं वो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। हमको वो देखकर और हमें अपने लोगों की पीड़ा पता है। हम अपने लोगों को उजड़ते हुए देख रहे हैं, उनके घर टूटते हुए देख रहे हैं। हम बड़े बड़े अधिकारियों की बड़ी बड़ी बातें देख रहे हैं। जब इस तरह बात होती, मुझे याद है कि जब ये 7 तारीख का वो मामला हुआ था तो उस वक्त एक मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने जाते ही ये कहा था कि अब लोग इस बात पर विवाद करना शुरू कर देंगे।
उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि 204 लोग मरे, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, हमारे पास किसी के बचाव की कोई तैयारी नहीं थी, हमारे पास उनके 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 घरों को क्या दिया जाए इसकी तैयारी नहीं थी, हमारे पास उसका नक्शा नहीं था उस टनल का। और तो जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम किस आधार पर दावा कर रहे हैं, और क्यों ये रिपोर्ट इतने समय तक दबाई गई, इतने समय तक क्यों दबाई गई, क्यों ये जो हमारे जो संस्थान, हमारी जनता के पैसे पे जो संस्थान खड़े हैं, उनकी रिपोर्ट आते ही पूरी जनता में सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे थे। और अभी भी इस पर पूरी बहस होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, सारे वैज्ञानिक, सारे राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे पर्यावरणविद, उनके बीच खुला संवाद होना चाहिए, रास्ता निकलेगा उत्तराखंड का। आज तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, अगर मैं किसी सत्ताधारी दल के वालों से भी पूछूं, किसी से भी पूछूं कि तुम्हारा क्या कहना, वो ये नहीं कह सकता कि अच्छा चल रहा है। जब नहीं चल रहा है तो जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए और आगे बात होनी चाहिए। और अब जितना विनाश हो चुका है उसके बाद आगे विनाश नहीं होना चाहिए, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। और लूट खसोट के लिए वो कंपनियां आएंगी, चली जाएंगी, सरकार उनकी मदद करेगी, बड़े अधिकारी चले जाएंगे, वो कहीं बाहर अपना बंगला लगाएंगे, कहीं अपना रिजॉर्ट लगाएंगे, लेकिन उत्तराखंड तबाह होगा और हिमालय तबाह होगा। ये बातें कम से कम अब रुक जानी चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं याचिका करता हूं, हमने बहुत सारे लोगों से कहा था, आपको हम लोगों ने कहा था लोगों से कि आप याचिकाकर्ता बनिए अपने वहां के साथियों से, क्योंकि आप शायद रोज रोज के घटनाक्रम को देख पाएंगे, लेकिन साथी लोग राजी नहीं हुए, तो हम अंततः याचिकाकार के तौर पर सामने आए। हम लोगों ने कोशिश की, हमारे टीम ने, हमारे एडवोकेट्स की टीम ने, हमारे तमाम साथियों का संपर्क हुआ, एक एक आदमी जो उत्तराखंड के लिए काम कर रहा था, जो उत्तराखंड में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे थे, अपनी बातों को सार्वजनिक, उन सबके साथ डायलॉग होने के बाद ये आया है। एक सामूहिक प्रयास है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। बिल्कुल, और ये पूरे जोशीमठ के लिए है, क्योंकि जो हालात जोशीमठ में हो रहे हैं उनको देखते हुए और एक बेहतर जीवन के आधार तक ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पीसी साहब, और देखिए आम लोगों के जीवन के लिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ में ये हालात बढ़ते जा रहे हैं, इनको देखते हुए अगर अहम कदम जल्द से जल्द नहीं उठाए। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम खिसकते जोशीमठ को लेकर लगातार बात करें, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी सबको लेकर सख्त हो गया है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए शेषपाल जी के साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। शेषपाल जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा? क्योंकि एक तरफ सरकार का जो रवैया है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं और पहाड़ अदरकते ही जा रहे हैं, हाईकोर्ट पे सख्त हो गया है। ऐसे में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। बावजूद इसके परमिशन मांगने का मतलब क्या बनता है? देखिए गरिमा जी, क्या होगा ये तो साफ है। आप देखिए, जैसे ही माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर वाडिया भूगर्भ संस्थान हो, जियोलॉजिकल सर्वे हो, या इससे रिलेटेड अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, ये अभी तक इस पे कुंडली मार के क्यों बैठे हुए थे? आपने देखा जब पहले जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट वेबसाइट पे आई थी तो उसको हटवाने का काम किसने किया? आप क्या छुपाना चाह रहे थे? तो और जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, सरकार अपनी तरफ से इनकी इंटरप्रिटेशन कर रही है। ये देखिए ना, अपनी मनमानी व्याख्या आप करने का काम करें। आप जोशीमठ बचाओ, जो आपदा बचाओ, जो बचाओ संघर्ष समिति है वहां पर, जो लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जोशीमठ के लोगों के सुख दुख में खड़ी है, आप उनके साथ वार्ता क्यों नहीं करते? आप जोशीमठ के लोगों के साथ, जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इसका समाधान क्यों निकालते? सरकार कह रही है कि नहीं साहब, यहाँ पर अभी कोई इस प्रकार की जरूरत नहीं है पुनर्वास की। जो देखिए, सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि 868 भवनों में दरारें हैं और उनके अधिकारी कह रहे हैं 181 भवन असुरक्षित हैं। अरे भाई, जब 868 भवनों में दरारें हैं तो आप इसकी व्यापकता को समझते हैं? इसका मतलब पूरा जोशीमठ जो है आज खतरे की जद में, और जो खतरे की जद में नहीं वो भविष्य में खतरे की जद में आ जाएंगे। तो आप उसकी गंभीरता को, संवेदनशीलता को नहीं समझते। रिपोर्टें कह रही कि चट्टानों के खिसकने से जो है ये स्थिति आई, भवनों में दरारें आई।
जो वहां पर प्राकृतिक जल स्रोत थे जोशीमठ के अंदर, उन्होंने अपने रूट बदल लिए हैं। तो ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा ना गरिमा जी। देखिए आप इसको, ये भूगर्भीय हलचल को समझिए, और जोशीमठ की जनता इसका बड़ा कारण एनटीपीसी की जो टनल वहां पर आ रही है उसको मान रही है, एनटीपीसी को मान रही है, हेलंग बाईपास का जो निर्माण हो रहा है उसको मान रही है। सरकार क्यों भाई जिद पर अड़ी हुई है कि हमने जो है इसको नहीं रोकना है, जब लोग नहीं चाहते कि ये काम वहां हो। जो है रैणी की जब आपदा आई थी, आपको तो उसी समय चीज जाना चाहिए था। और जैसे स्निग्धा जी कह रही थी कि तपोवन तक दरारें हैं, आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी दरारें, ये तो बिल्कुल कड़वा सच है। तो सरकार इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही? आप लोगों की जान के साथ खेलना क्यों चाहते हैं? आपको मैं याद दिला दूं, सरकार को साहस दिखाना चाहिए। जब पलेरी, नागपाला और मनेरी भाली और जो 3 जल विद्युत परियोजनाएं थी, देश की महत्वाकांक्षा की परियोजनाएं थी, बड़ी भारी परियोजना थी, राज्य हित की भी थी। तो आप देखिए जब जनता का भारी विरोध हुआ तो यूपीए की सरकार ने कोई समय नहीं लगाया उनको बंद करने में। और जो उनके नुकसान हो गया था, जो गड्ढे थे वहां पर, जो टनलें बन गई थी, उनको भरने के लिए भी 400 करोड़ रुपया अलग से दिया उत्तराखंड सरकार को। तो आप बताइए ना, सरकार को जनहित में ये फैसले लेने पड़ते हैं भाई। किस चीज की जिद है आप बताइए? लोगों की जान से ज्यादा जोशीमठ की पौराणिकता के बारे में सरकार जानती ही होगी, जोशीमठ की ऐतिहासिकता के बारे में भी सरकार जानती ही होगी। ये हमारे राष्ट्रीय महत्व का शहर है, सीमांत क्षेत्र है हमारा। और अगर हम वहां पर लोगों की जान माल से खेल रहे हैं, अगर हम रिपोर्टों की मनमानी व्याख्या केवल जो है, बिल्कुल देखिए, विपक्षों ने पहले भी कहा था कि जितना विकास के लिए जो यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, विपक्षों की ओर से पहले भी ये बात कही गई थी कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके चलते बड़ी समस्याएं आ रही हैं। यूकेडी के प्रवक्ता, ठीक है, आपके पास आते हैं शेषपाल जी। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपने सभी को सुना, क्या लग रहा है, क्या ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर या स्मार्ट प्रदेश के नाम पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, नए नए बाईपास हों या फिर नेशनल हाईवेज हों, या जो टनल को लेकर बात हो रही है, ये जोशीमठ की स्थिति आखिर ऐसी हुई कैसे? सबसे पहले तो इस पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए गरिमा जी, जबरन विकास मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और अब इस पर खुली डिबेट भी शुरू हो चुकी है। आपका जो आज का टाइटल है वो बहुत ही शानदार है, जनता इस बात को देख भी रही है और समझ भी रही है। हाई कोर्ट सख्त, दरकता जोशीमठ। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना था कि हिमालय के बर्फीला इलाका जो है पिघला है, झील बनी, उसके बाद आपदा आई। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर रैनी की जो आपदा वो कृत्रिम आपदा थी, उसमें सीबीआरआई की रिपोर्ट, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ दरकना स्वाभाविक है, यदि ब्लास्टिंग होगी, सुरंगें बनेंगी तो आपदा आने का जो है हमेशा खतरा बना रहेगा। आपदा आ गई। अब केंद्र की जो एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए खतरा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं गरिमा जी, ये खाली जोशीमठ का मामला नहीं है। आप ऋषिकेश के लगा हुआ नरेंद्र नगर है, 82 के कई गांव जो हैं दरक गए। रिपोर्ट कहती है कि सुरंग जब बनी, ब्लास्टिंग हुई तो गांव के गांव दरक गए। और ये पूरा आप देवप्रयाग तक चले जाएं, श्रीनगर तक, चौरास तक, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यमकेश्वर में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? देखिए सरकार की कामयाबी कितनी शानदार है कि अभी आप ही के चैनल पर जो सचिव हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी अध्ययन किया जा रहा है। आदमी 400 मर गए। भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट चिक चिक के कह रही है कि उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया सरकार की जबरदस्ती विकास की योजनाओं ने। और सचिव का बयान क्या आ रहा है कि अभी हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं। कब तक अध्ययन चलता रहेगा? ये बताता है कि सरकार सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से माखौल बनाकर जबरन विकास से जनता को की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब आ जाइए जोशीमठ में। ये हम नहीं कह रहे, आप ही की रिपोर्ट यहां पर बता रही है कि जोशीमठ की जो क्षमता 16,000 की थी, आज 25,000 वहां जनसंख्या बन गई। और सबसे बड़ी बात, 2 कमरों का मकान, उसमें
10 फुट का गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे से पानी रिस के पानी नाली का रिस कर जो है नीचे मिट्टी जो है थोड़ा पोली हुई, उसके बाद वो दरकन हो गया। मारवाड़ी का जो पूरी बेल्ट है जोशीमठ की, हमारे स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं, एक राकेश सतीश जी, उनसे मैंने इस पर चर्चा करी थी, तो उन्होंने कहा कि भट्ट जी इतना बड़ा खतरा हो गया है कि यदि कभी जरा सा भूकंप आ गया तो पूरा मारवाड़ी वाला क्षेत्र एक पूरा जमीन पे आ जाएगा, यानी कि आधी आबादी जोशीमठ की खत्म हो जाएगी। इतना कुछ होने के बाद 800-900 मकानों में दरार आने के बाद सरकार का चीख के कहना हमने इनको पीपल कोटी में विस्थापित कर देना है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी को विस्थापित किया? मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि थोड़ी सी आफत में ये तो विपक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं फालतू, कोई घटना नहीं हुई ज्यादा बड़ी। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, शुक्र है कि कोई घटना ना हो, हम भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। मैं बात खत्म कर रहा हूं गरिमा। उत्तराखंड के अंदर जो वाडिया इंस्टीट्यूट है, इनका जो है एक टीम हमेशा केदारनाथ के ऊपर बर्फ में रहती है 24 घंटे। उनकी रिपोर्ट का बोलती है कि यदि जिस तरीके का विकास उत्तराखंड के कच्चे पर्वतीय इलाके में हो रहा है, वो चाहे ब्लास्टिंग का हो, जहां आप ही बता रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं, एनटीपीसी हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा देकर कह रही है कि हमको ब्लास्टिंग की अनुमति दे दो। जनता कह रही है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर नहीं है, ये तो 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारी वकील, विद्वान वकील बैठी हुई बिटिया ये बोल रही है कि जोशीमठ के नीचे से अगर टनल जा रही है। अब बताइए कि इतना दुस्साहस जब ये हाईकोर्ट के सामने झूठ बोल के कर सकते हैं और सरकार की लापरवाही, सचिव बता रहे हैं कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा विनाश ये उत्तराखंड के अंदर करने जा रहे हैं कृत्रिम। और अभी आपको एक उदाहरण दे दूं, मसूरी के अंदर केवल 40% कमीशन खाने के लिए इन्होंने बनी बनाई सड़क उतार दी, एक ट्रक गिरा, एक आदमी मर गया। सोचिए यदि मसूरी के अंदर कहीं इस तरीके का दरकन हो गया तो पूरा देहरादून नीचे आ जाएगा। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो वर्तमान सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें पैसा कमाना है, इसीलिए आनन फानन के अंदर हर योजना को पास कर ना ये भूगर्भ वैज्ञानिकों की सुन रहे, ना ये प्रशासन की सुन रहे। मैं सचिव आपदा के जो अभी बोल रहे थे, उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि वो सरकार की जय जयकार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि उन्होंने ही मुंह पे सरकार के तमाचा मार दिया कि घटना हो गई, हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन ले लिया और सचिव अध्ययन पर लगे हैं। मुझे लगता है यह अध्ययन सरकारें चली जाएंगी, अध्ययन खत्म नहीं होगा। ये बताने के लिए काफी है कि आप जैसे चैनल उत्तराखंड की हकीकत, सरकार की नाकामी जनता के बीच में ला रहे हैं और रिपोर्टें भूगर्भ वैज्ञानिक से लेकर जो इनकी जो है केंद्र की डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी के लोग की रिपोर्ट ये बता रही है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। यहाँ का जनमानस को इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया है और जिस तरीके का खतरा आगे आ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, पानी का खतरा बढ़ेगा। हमारी चिंता है कि यदि उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण बिगड़ा तो देहरादून से बाहर दिल्ली तक लोग पानी के लिए कत्लेआम मचाना शुरू कर देंगे। देश के अंदर पानी का संकट आ रहा है, हम वहां तक चिंता कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार बेईमान है और सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का मखौल उड़ाकर उत्तराखंड को संकट में डाल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद जी आते हैं आपके पास। ठीक कर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी जग जाहिर हो चुकी है। देखिए, नुकसान जब आम जनता को होगा ना, ऐसे में अगर जोशीमठ पर कोई खतरा आता है तो मुझे लगता है हम सभी सरकारों को, विपक्षियों को भी और सत्ता पक्ष को भी कभी कभी राजनीति से उठकर सोचना चाहिए। और ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी हम इसको कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी आपकी गलती के चलते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम इंसानों का कोई भी अहम किरदार नहीं होता। जब हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तभी ऐसी प्रकृति के रौद्र रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि जोशीमठ में जिस तरीके से या पहाड़ों पर जिस तरीके से विकास के नाम पर चीजें हो रही हैं, कहां किस जगह पर कितना विकास कर सकते हैं, किस जगह को कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है, इस पर विचार करके अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि नुकसान जब होगा, जोशीमठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसी बसते हैं या फिर बीजेपी वाले बसते हैं, यूकेडी के, ये जनता है, इसमें हम आप सब हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता है हमारे साथ में पीसी तिवारी साहब, उनसे जानेंगे। पीसी साहब, देखिए अभी विकास को लेकर ही बात हो रही थी, मैंने भी कहा कि रविंद्र जी इसके बाद आपके पास ही आते हैं, एक बार पीसी तिवारी जी की एक प्रतिक्रिया, उसके बाद आपके पास ही आएंगे। विकास ही किया गया। जोशीमठ में जब रिपोर्ट सामने आई थी, जब पहली बार दरारों को लेकर चीजें सामने आनी शुरू हुई, जिसके बाद रिसर्च की टीमें पहुंची, लोगों ने घरों में जाकर भी रिसर्च किया,
लोगों लोगों की चिंता से ऊपर बढ़कर जोशीमठ की चिंता अगर करेंगे ना, पूरे जोशीमठ की, कहीं ना कहीं गलती हुई है। आप भी याचिका करते हैं, आप इस बात को मानेंगे कि लोगों की भी गलती है, क्योंकि कहीं पर अब आप समझिए ना कि 16,000 लोगों की क्षमता थी। ये पहले 16,000 लोग यहां पर बसते थे, अब ये साल दर साल वृद्धि होती चली जा रही है। जिस जगह पर 15 से 16,000 लोगों की क्षमता हो, वहां पर 25 से 26 या 30,000 लोग जाकर बस जाएंगे, तो ऐसे में ये भार है और प्रकृति भार नहीं उठा सकती उतना। अब प्रकृति फिर अपने हिसाब से जवाब देती है। क्या लोगों को, जिम्मेदारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो सके? क्योंकि पहाड़ों पर जो आपदाएं आ रही हैं उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि हमने पहाड़ों को अब जिस तरीके से व्यवसाय में तब्दील कर दिया है ना, इसका नतीजा ही कहीं ना कहीं प्रकृति के इस रौद्र रूप के तौर पर सामने आता है। मानेंगे आप इस बात को? सहमत हैं आप? कुछ अपील करना चाहेंगे किसी से? अनम्यूट करें। लेकिन इसका हाँ बोलिए सर, बोलिए। किसको करना है? इसका रेगुलेशन किसको करना चाहिए? क्या किसी योजना को हम तय करते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार, मैंने कहा ना, जिम्मेदार सरकार। हम जो सारे लोग हैं, वो जो आम जनता है, वो कभी भी चीजों को तय नहीं, वो कोई गांव की योजना भी तय नहीं कर रही। इन्होंने जो अपना मॉडल बनाएंगे, अधिकारी जिस मॉडल को तैयार करेंगे और वो जो कहेंगे वो होगा। हाँ, मैं आपको बागेश्वर का उदाहरण देता हूँ। एक बागेश्वर इतना खूबसूरत जिला है, उसका जिला मुख्यालय है, एक धार पर जी है और दूसरे धार पर डीएम का ऑफिस है। तो जब अधिकारी तय करते हैं, सरकारें तय करती हैं, और हमारा भागीदारी वाला विकास है ही नहीं, जो जनता प्रभावित होती है उस जनता को तो पूछा ही नहीं जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो सारी चीजें कब्जा लेते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं कुछ लालच में, कुछ लाभ के लिए, और कुछ जो है बहुत मजबूरी में उन इलाकों में जाने को मजबूर होते हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसके पक्ष में सोचती है, किसके बारे में बात करती है, और लोगों को जरूर अपना रवैया बदलना चाहिए, और उस रवैये को बदलते हुए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार को कोई भी विकास, किसी भी इलाके का विकास जिनके लिए होता है, उनकी भागीदारी के बिना, उनकी सोच के बिना कोई भी अगर चीज होगी तो उसमें हमेशा दिक्कतें आएंगी। ठीक है। आज जो उत्तराखंड के अंदर जो पर्यावरण बदल गया है, हाँ। जो 4 धाम सड़क बन रही है, जो उत्तरकाशी में जितने जल विद्युत परियोजना का मामला है, अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा के पास पिथौरागढ़ और तमाम 3 और नेपाल से जो वो ये जो 2500 डैम बनने वाली बात है, हम उसकी सुनवाई में थे, जन सुनवाई में थे। तो हम देखते हैं कि जन सुनवाई होती ही नहीं है। जोशीमठ के साथी बताते हैं कि जब जन सुनवाई हो रही थी तो चांदी के जो प्लेट बांटी गई वो सामने आई। तो सब कुछ एक भ्रष्टाचार और बेईमानी है, और ये बड़े लोगों के पक्ष में माहौल बनाने का काम है। इसलिए इस बात, जितनी खुली बातें होंगी, विकास, आपने विकास का वायदा किया, आपने विकास की रूपरेखा रखी, अब वो विकास हुआ या नहीं हुआ, इस सवाल पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हमारे लोगों को भी केवल ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहूंगा। हम देखते हैं नदी के किनारे आदमी हैं, गधेरे के पास आदमी को रहने पड़ रहा है। पूरे शहर के शहर देखे हैं जो बड़े लोगों ने कब्जा लिए हैं, उनके सैकड़ों घर वहां पर हैं, पूरी जमीनें कब्जा ली गई हैं, पहाड़ की खेती की सारी जमीनें कब्जा ली गई, और भाजपा सरकार ने उसमें जो है कानून बनाया। तो लोग रहेंगे कहाँ? हम नैनीताल की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, उस पर भी हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर है। वहां पर भी पूरी जमीनें आप जिंदल को देते हैं। दिल्ली का एक अधिकारी जो है यहाँ पर टाटा कांटा में है, जो वहां पर गृह विभाग का अधिकारी है। अभी प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। पीसी साहब जवाब लेते हैं, वो सत्ता पक्ष से प्रवक्ता है। आज तक उसकी 4 जिलाधिकारियों ने उसकी जमीन को खाली करने की बात कही है। हाँ, शीशपाल जी उसके बाद आपके पास आएंगे। उसने हाईकोर्ट जज साहब को नहीं छोड़ा, उसने एसपी को नहीं छोड़ा। हम तो खैर उसके खिलाफ शिकायत करते थे, तो हमारे खिलाफ तो हजारों शिकायतें हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप गरीब के घर पे रेलवे स्टेशन के बगल में आप अतिक्रमण हटाते हैं, आप डांडा कांडा के एबी प्रेमनाथ का अतिक्रमण क्यों नहीं हटा दे, जिसपे तमाम वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ठीक है, ये सवाल लोगों को पूछना पड़ेगा। रविंद्र जी, कई सारे सवाल हैं। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी गरिमा जी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बिना इंटरप्ट किए आप मुझे समय देंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल सभी लोगों ने खड़े किए। ठीक है, जल्दी से इसका शीशपाल जी के पास जाएंगे। नहीं, जल्दी नहीं, देखिए मैं ठीक है, आप अपनी बात शुरू तो करिए रविंद्र जी, बोलना पहले शुरू तो करिए।
देखिए, कांग्रेस की मंशा तो समझ आती है कि इनके गृह मंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि बॉर्डर एरिया के इलाकों को कभी विकसित ना किया जाए, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। देखिए, विभिन्न देश की विभिन्न परियोजनाओं में, चाहे नर्मदा बांध सरोवर योजना हो, तमाम ऐसे याचिकाकर्ताओं को हमने देखा वो किस आइडियोलॉजी के थे, किस तरीके की उनसे मंशा थी। मैं पीसी तिवारी जी को बड़े आराम से धैर्य से सुना। देखिए, ये याचिकाकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी था, लेकिन जो इनकी भाषा थी, लूट हो गई, व्यापारियों को दे दिया, ये वही है जो एक नेता कांग्रेस का जो लगातार इस तरीके की बातें उठाता है, उसी को ये आगे बढ़ा रहे। अब इनका कितना इनकी आइडियोलॉजी में विश्वास होके, देखिए मुझे इंटरप्ट ना, वो याचिका करता है। आप शीशपाल जी को लेकर ये कहें तो हम मानेंगे। देखिए मैं आपको बड़े इंटरप्ट कर रही हूं, मैं आपको सुनूंगी, पूरा सुनूंगी। मैं एक आम नागरिक के नाते, मेरे को ये ना समझे कि मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूँ। मुझे जैसा समझ आया मैंने वैसा बोला। देखिए, यही भाषा जो तमाम कई विपक्ष के नेता बोलते हैं कि देखिए कि देश का पैसा ये व्यापारी ले गए, यहाँ पे लूट हो गई, खसूट हो गई। तो ये तमाम ऐसे आरोप जब लगाए जाते हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कोई ऐसी बात है। अगर लूट है तो उसे साबित करनी चाहिए। अरे जोशीमठ के मामले में कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे भैया जो बोला वही तो बोलेंगे, बोल तो रहे। आप जोशीमठ के अरे सुन तो लो, अरे भैया जो बोल रहे हो वही तो सुनोगे। अरे भैया शीशपाल जी उनको सुनने दीजिए, वो अभी शुरू हुए हैं। अरे नहीं शीशपाल जी, आपकी नहीं है, आप अपने आप में बड़े वैज्ञानिक है, आपका शीशपाल जी, बड़ा वैज्ञानिक। शीशपाल जी प्लीज थोड़ा सा वक्त तो देंगे ना, वो आए तो उनकी बात सुनेंगे हम। देखिए, चाइना के साथ MIU जो साइन है वो तो हमें समझ आता है, और चाइना का बॉर्डर लगता है। प्लीज आपस में कोई बातचीत नहीं। शीशपाल जी प्लीज, शीशपाल जी प्लीज, शीशपाल जी को म्यूट कर दीजिए। आप कंप्लीट करिए अपनी बात। रविंद्र जी आप कंप्लीट करिए। शीशपाल जी प्लीज शांत हो जाइए, इसके बाद आपके पास आएंगे। प्लीज शीशपाल जी, विषय से बाहर नहीं जाएंगे, हम विषय से बाहर नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ जोशीमठ पर ही बात कर रहे हैं। पीसी तिवारी जी ने लूट खसूट की बात करी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कौन सी लूट करूंगा। सर मैं प्रमाणित, सुनिए बिल्कुल सर, मैं इंतजार करिए। आप सुनिए, आपके मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट पहुंची हुई है, आप डाटा सर। पीसी साहब जल्दी से, पीसी साहब देखिए वक्त बहुत कम है, जल्दी से आप रविंद्र जी, उसके बाद जल्दी छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम सबकी लेंगे। हमने देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी ने एक बात कही थी, जबरन विकास। देखिए, जबरन ऑफिस पे कब्जा तो सुना था, जबरन अध्यक्ष पद पे कब्जा तो सुना था, ये जबरन विकास की एक नई गाथा जो इन्होंने गढ़ी है। लेकिन सर ये बात तो खुद आपके प्रदेश के वासी कह रहे हैं, ये आपके प्रदेश के वासी कई बार कह रहे हैं कि भाई आपने ऑल वेदर रोड हो या कई और ऐसे नेशनल हाईवेज हो जो उनको जबरदस्ती बनाया, जहां पर नहीं हो सकते थे ब्लास्ट, जहां पर नहीं संभव था चीजों को कर पाना, वहां पर भी हुई। वैज्ञानिकों ने 7 किस्म की एजेंसियों जो विज्ञान से संबंधित है, उन्होंने किसी ने नहीं कहा विस्फोट हुआ। अब ये आप अपने मन से धारणा कहीं बनाना चाहते हैं तो बनाते सर, अपने मन से कोई यूं ही कुछ थोड़ी कहता है। जैसे NTPC कह रहा है आपको सीधा कहना चाहिए नहीं अनुमति देंगे ब्लास्ट की, यहाँ कोई अपने मन से बनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए सुनिए, हाँ जल्दी से रविंद्र जी, बहुत कम समय, बस जल्दी से कंप्लीट करिए, सबकी प्रतिक्रिया छोटी। देखिए, पीसी तिवारी जी ने एक बात कही थी कि जब कोई भी जगह का विकास होता है तो वो लोगों से पूछना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब 16,000 लोग वहां बस रहे थे, जबकि 72-76 की रिपोर्ट ये कहती थी कि यहाँ पे एक भी आदमी नहीं बसना चाहिए, क्या लोगों से पूछ के किया था? और नरेंद्र तिवारी जी जिस समय पहली बार प्रथम मुख्यमंत्री थे, उसी समय उनके काल में वो रिपोर्ट भी आई थी। और उस समय देखिए, जब पहली बार सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की आई थी, उस समय यूकेडी भी थी। क्या यूकेडी ने कहीं सदन में एक बार प्रश्न उठाया कि जोशीमठ वाला मामला भी ध्यान रखा जाए, इस पे ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, यहाँ आबादी ना बढ़े? तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो ये नहीं बताएंगे, ठीक है सर, जो पहले हुआ अब उस चीज को तो हम नहीं उस पर विचार कर सकते, लेकिन अब किसी ने गलती की तो उसे आप दोहराएंगे, ये तो नहीं कहकर आप बच सकते हैं। हम मान लेते हैं कि उन्होंने गलती की, लेकिन आप दोहरा क्यों रहे हैं? अब आप सख्त हो जाइए, अब जिम्मेदार आप हैं, सत्ता में हैं,
ये बात बोलते रहे हैं। ठीक है हर शीशपाल बार जी, बोला है। अगर आपको लूट से परेशानी है, तिवारी जी बड़े तो सम्मान के साथ मैंने पूछा है आपसे, मेरे मन में प्रश्न आया कि ठीक जब है, ठीक है, 16,000 लोग रविंद्र बसते जी, थे, तो क्या रविंद्र जी, थे? ठीक है, हो उस गया। समय लोगों से रविंद्र उस समय जी, की सरकारों ने क्या लोगों से पूछा था? रविंद्र जी, इससे हो गया। स्पष्ट होंगी। रविंद्र आपकी जी हो गया, सरकार ठीक है ने रविंद्र जी प्लीज 12 हो गया। अभी दिसंबर स्निग्धा जी को सुनते 2018 हो, कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद शीशपाल जी को भी सुन लेते हैं। भूल की है। आपकी सरकार ने आज तक, या कांग्रेस की सरकार ने आज तक राज्य बनने के बाद भूमि का बंदोबस्त नहीं किया है। ठीक है तिवारी जी, आज देखिए पूरे दोनों को ही भूखा मौका से मिला, वो ना सारा कांग्रेस मूल ना का हिस्सा बीजेपी। है। तिवारी जी कोई भी नहीं कह पॉलिटिक्स सकता, का मामला दोनों है। को बराबर उत्तराखंड ने मौका दिया है। जो स्थिति है ऐसा नहीं कि उसमें किसी का सिर्फ एक हाथ है और यूकेडी अगर कह रही है तो ठीक है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इस सब सत्ता में रहे हैं, अपने अपने वक्त में सबसे कमियां हुई हैं। ठीक है स्निग्धा जी कुछ कह रही है, उसके बाद शीशपाल जी के पास जाएंगे। तिवारी जी आते हैं आपके पास। तिवारी जी शांत हो जाइए। तिवारी जी, स्निग्धा जी आपने सबकी बात सुनी, स्निग्धा जी आपने सबकी बात सुनी, लेकिन असल में सच्चाई आपको क्या नजर आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं कुछ चीजों के बारे में लाइट और डालना चाहती हूँ आपकी डिबेट में। मैं एज एन एडवोकेट आई हूँ और एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको आपके सामने सत्य लाऊं। तो जब मैंने ब्लास्टिंग की बात कही, जैसे कि अभी एक प्रवक्ता ने पॉइंट आउट किया कि वो ब्लास्टिंग है नहीं है, हम कैसे नहीं बोल सकते, तो मैं बिल्कुल आपको उनके एफिडेविट से बता रही हूँ। जो इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन जिसमें आखिरी दिन पे बहस थी, उसमें एनटीपीसी ने पैरा 9 में अपने पेज नंबर 17 और रनिंग पेज नंबर 148 में बोला है कि हमें हेड रेस टनल जो उनकी फंस गई थी, अब आप याद रखें 2009 में एक टीबीएम फंस गई थी सेलिंग गांव की नीचे। जो त्रासदी हुई थी वो 7 फरवरी की है 2021 की, लेकिन 2009 में ही एक टीबीएम फंस गई थी और वहां से एक पूरा गश ऑफ वाटर बाहर आया था। तो आप ये जो कोर्ट से परमिशन मांग रहे थे, जिसका मैंने पुरजोर कोर्ट में विरोध किया, आप ब्लास्टिंग की परमिशन मांग रहे हैं। और मैं केवल ये नहीं कह रही कि कंस्ट्रक्शन की परमिशन मांग रहे हैं। एनटीपीसी को आप एक अलग एंटिटी देखिए अभी। और क्योंकि जब उत्तराखंड सरकार का एफिडेविट आया था, उत्तराखंड सरकार ने अपने एफिडेविट में 15 पैरा पेज नंबर 15 और पैरा नंबर 15 में सरकार ने बोला वी हैव बैंड ऑल कंस्ट्रक्शंस इन एंड अराउंड जोशीमठ, और वेदर इट इज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट। ये जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बोला था कि आप हमारे सामने आइए, क्योंकि सरकार ने एक भी रिपोर्ट, जो भी उन्होंने इतनी रिपोर्ट्स अभी दी हैं वो पूरी सार्वजनिक नहीं करी थी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप हमारे सामने आइए, आपने क्या काम करा है कुछ पता ही नहीं, आपकी सीरियसनेस नहीं है, आप वो ऑर्डर पढ़ ले। उन्होंने ये बोला। जब कोर्ट ने उनको बुलाया तब सरकार ने रिकॉल डाली और तब सरकार ये सारी रिपोर्ट्स कोर्ट के पास बंद लिफाफे में लेके आई, और कोर्ट ने इनसे बोला कि बंद लिफाफे में रिपोर्ट लाने का क्या मतलब है, आप रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। रिपोर्ट सबके लिए है और रिपोर्ट सबके लिए इसलिए भी है क्योंकि इंडिपेंडेंस लोग काम कर रहे हैं। तो जब मैं आज आपके चैनल पे बोल रही हूँ, मैं आपको एफिडेविट से बता रही हूँ, मैं आपको रिपोर्ट से बता रही हूँ। तो बिल्कुल, और देखिए जो आंकड़े आपने बताए ये आंकड़े बहुत हैं, ये आंकड़े बहुत गलत है। ठीक है, जो बात आपने बताई और ये बात सिर्फ कह देने भर वाली बातें नहीं है, ये कोर्ट में बात जो हियरिंग होती है उस दौरान चीजें आई हैं, तो ऐसे में इन बातों को डिनाई करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत होगा। शीशपाल जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बहुत कम शब्द में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शीशपाल जी देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब सीमा की सुरक्षा या सीमांत गांवों का भाई आपकी समझ आती है चाइना से रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी वक्त बहुत कम है, अभी आपस में नहीं। रविंद्र जी प्लीज, आप प्लीज शांत का काम किया, आपने बोल लिया। चाइना को सबक सिखाने का काम किया। चाइना नहीं, अभी शीशपाल जी आप कह रहे थे कि जोशीमठ पर बात होगी। राष्ट्रपति के साथ शीशपाल जी अभी आपने ही कहा था कि भाई जोशीमठ पर कुछ बोलो, आप ही रविंद्र जी को इस बात को लेकर टोक रहे थे, अब आप ही चाइना पर चले गए। समुद्र के किनारे जो है टहल रहे हैं, समुद्र कहाँ गए? जोशीमठ में समुद्र का है। रविंद्र जी को म्यूट करिए। शीशपाल जी जोशीमठ में रही है, चाइना का बॉर्डर लगता है। रविंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए। रविंद्र जी सुनने दीजिए उनको प्लीज, बहुत कम वक्त है, जल्दी जल्दी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया। आप जोशीमठ के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप समुद्र की बात करें। अरे जोशीमठ में कहाँ समुद्र आ गया भाई? जो है मुसीबत में अरे शीशपाल जी क्या हो गया जोशीमठ के दर्द को क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, आप ठीक है। एनटीपीसी को तो बचाना चाहते हैं, आप हेलन बाईपास को तो बचाना चाहते हैं, अरे हम किसी को नहीं बचाना चाहते, हम आपको ठीक है। देखिए रविंद्र जी शीशपाल जी प्लीज शांत हो जाइए, बहुत कम वक्त है। देखिए सवाल ये है कि
किसी को भी बचाने की बात हो, सरकार हो या सत्ता पक्ष, जोशीमठ पर कहीं ना कहीं सबसे बढ़कर सोचना चाहिए, क्योंकि अब जोशीमठ जब लगातार दरकता जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। और दूसरी ओर आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से एनटीपीसी अनुमति मांग रही है ब्लास्ट की और उसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, ये गलत है, क्योंकि साफ तौर पर सीधे तौर पर मना होना चाहिए। नो न्यू कंस्ट्रक्शन की बात सामने आ रही है, बावजूद इसके अभी भी कैसे अनुमति मांगने की बात सामने आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाईकोर्ट में सुनवाई और एनडीएमए को आदेश दिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है ब्लास्ट की, ये अगर मिलती है तो बहुत बड़ा खतरा जोशीमठ के लिए हो सकता है। देवभूमि